तो हमारा टॉपिक माइक्रोवेव्स आज से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रोवेव्स क्या होती है। जो माइक्रोवेव्स होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी रेंज वो 1 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक हो सकती है। ये 1 और 300 इसका एंड लिमिट्स नहीं है, ये कुछ मतलब ये इससे हल्का सा कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। यूजुअली ये रेंज जो होती है, ये फ्रीक्वेंसी इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में होती है। ठीक है। माइक्रोवेव्स को हम माइक्रोवेव्स क्यों बोलते हैं? जो माइक्रो है इसका मतलब होता है स्मॉल। ठीक। तो माइक्रोवेव होता है वो वेव्स जिनकी वेवलेंथ स्मॉल होती है। ठीक। दे हैव स्मॉलर वेव लेंथ। ठीक है। अब हमें पता है जो लैम्डा होता है वो किसके बराबर होता है? C/F। तो यहाँ पे हम लैम्डा 1 एक निकालेंगे और हम लैम्डा 2 निकालेंगे। हमने देखा जो रेंज है वो 1 से 300 गीगाहर्ट्ज़ है, तो यहाँ पे हम 1 गीगाहर्ट्ज़ रखते हैं, यहाँ पे हम 300 गीगाहर्ट्ज़ रखते हैं। सी तो होता है 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 1 गीगाहर्ट्ज़, 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 3 गीगाहर्ट्ज़। सो जब हम ये वैल्यू निकालते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 30 सेंटीमीटर। जब हम ये वैल्यू निकालते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 1 मिलीमीटर। तो हम देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कैसे हमारी वेवलेंथ छोटी छोटी होती जा रही है। तो यही होते हैं माइक्रोवेव्स। अब जो ये माइक्रोवेव्स है, हम ये माइक्रोवेव्स पढ़े क्यों? हमें क्या फ़ायदा है ये पढ़ने का? हम सब्जेक्ट तो बनाया, तो हमें पढ़े क्यों? तो हम उसके लिए देखेंगे एडवांटेजेस क्या होते हैं माइक्रोवेव्स के। ठीक। क्या एडवांटेजेस है माइक्रोवेव्स के जो हम ये पढ़ते हैं, जो हमें इतना यूज़ में होते हैं? तो सबसे पहला एडवांटेज है लार्ज अवेलेबिलिटी ऑफ बैंडविड्थ। ठीक है। जो बैंडविड्थ होती है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10% ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अगर लेट अस अज्यूम जो हमने ये फ्रीक्वेंसी ली, कैरियर फ्रीक्वेंसी या माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज में लेते हैं, लेट अस से हमें 3 गीगाहर्ट्ज़ लेते हैं। ठीक है। तो बैंडविड्थ कितना होगा? 10% ऑफ 3 गीगाहर्ट्ज़। तो बैंडविड्थ आ गया 10% ऑफ 3 गीगाहर्ट्ज़ इज, दिस इज गीगा इज 9 तो दिस इज 300 मेगाहर्ट्ज़। ये आप कैलकुलेटर पे डाल के देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ये वैल्यू आएगा। सो बैंडविड्थ हमें 300 मेगाहर्ट्ज़ आई। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? कंक्लूजन क्या है? 3 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे हमें बैंडविड्थ 300 मेगाहर्ट्ज़ की मिली। तो अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? देखते हैं हम फ़ायदा क्या हुआ। हमें पता है जो हमारी स्पीच सिग्नल होती है, स्पीच सिग्नल, हमारे पास स्पीच सिग्नल एक है, हमारे पास म्यूज़िक है, हमारे पास वीडियो है, जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें, हम ये 3 चीज़ें देखते हैं। जो स्पीच सिग्नल है उसकी बैंडविड्थ होती है 4 किलोहर्ट्ज़। ठीक है। जो म्यूज़िक होता है वो रेंज कहाँ से कहाँ तक करता है? 10 से 15 किलोहर्ट्ज़ तक। और जो वीडियो होता है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है? वो 5 से 7 मेगाहर्ट्ज़ तक रेंज करता है। ये 4 किलोहर्ट्ज़ तक रेंज करता है, दिस इज़ 10 to 15 किलोहर्ट्ज़, दिस इज़ 5 से 7 मेगाहर्ट्ज़। अब मैं देख सकता हूँ जो ये 4 किलोहर्ट्ज़ है, ये तो 300 मेगाहर्ट्ज़ के दायरे में आ रहा है। जो ये 10 to 15 है, ये भी इसी के अंदर आ रहा है। जो 5 to 7 मेगाहर्ट्ज़ है, ये भी इसी के अंदर आ रहा है। तो एक ही कैरियर फ्रीक्वेंसी के अंदर मैंने इन डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को एक ही जगह पे अकोमोडेट कर पाया, इनको मैं एक ही जगह पे ला पाया। तो मतलब बैंडविड्थ मेरी बहुत है, लार्ज बैंडविड्थ है, उसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को अकोमोडेट कर पा रहा हूँ माइक्रोवेव, जब मैं माइक्रोवेव्स को यूज़ करता हूँ। ठीक। ये हो गया हमारा पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या है? इम्प्रूव्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़। इम्प्रूव्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़। आप लोगों ने एंटीना में पढ़ा होगा, एक एंटीना का मोर डायरेक्शनल होता है और डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज, डायरेक्टिविटी, उन सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आप मुझे बोलिए बीम विड्थ क्या होती है एक एंटीना की? यह आप लोगों ने पढ़ा होगा। बीम विड्थ होती है द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन हाफ पावर पॉइंट। तो ये P max/2, P max/2, दिस इज P max। जो सेपरेशन इन दो पॉइंट्स के बीच में आई
जो यहाँ पे एंगल बना थीटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, बीम विड्थ बोलते हैं। ठीक, जो माइक्रोवेव एंटीनाज होते हैं ये मोर डायरेक्शनल होते हैं, इनकी डायरेक्टिविटी ज़्यादा होती है, ये एक ही डायरेक्शन में एनर्जी को फ्लो करवाते हैं। इसका मतलब एनर्जी लॉस जो है वो कम होता है। अब हम देखेंगे क्यों होता है। जो ये थीटा होता है बीम विड्थ, ये होता है, अगर हम एक पैराबोलिक एंटीना को लेंगे, ये होता है 140 डिवाइडेड बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई डी डिवाइडेड बाई लैम्डा। ये लैम्डा चढ़ता है ऊपर, ये आएगा 140 लैम्डा बाई डी। ये आप लोगों ने ऑलरेडी एंटीना में देखा होगा, एंटीनाज में। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ, देखो अगर ये थीटा कम होगा, ठीक है, तो जो ये वेव आ रही है, फॉर एग्जांपल अब ये रेड से, अगर मैं इस थीटा को और कम करूँगा तो वेव जा रही है ऐसे, मैं और कम करूँगा इसको, देखो थीटा और कम हो जाएगा। तो ये एक मतलब यहाँ पे मुझे एक डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट एनर्जी जा रही है। यहाँ पे एनर्जी इतने पोर्शन में थी, यहाँ पे इतने में थी, तो एनर्जी जो स्प्रेड हो रही है ना, अगर हम बीम इस थीटा को कम करेंगे ना, एनर्जी स्प्रेड कम होगी। तो जहाँ मैं चाहता हूँ मुझे एनर्जी पहुँचे, डायरेक्ट वहीं पे पहुँचेगी अगर मेरा ये थीटा छोटा होगा। ठीक है, अब जो ये थीटा है ये डिपेंड कर रहा है, देख रहे हैं हम यहाँ से लैम्डा पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा पे, और जो ये थीटा है डायरेक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है। अब हम देखेंगे, एक सेकंड, देखो जो ये लैम्डा है, हम माइक्रोवेव्स में हमने अभी देखा, माइक्रोवेव्स में है हम, माइक्रोवेव्स में लैम्डा तो छोटा ही होता है। तो अगर लैम्डा छोटा है, ये ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, तो बीम विड्थ छोटी छोटी हो जाएगी और हमारी एनर्जी में लॉस बहुत कम होगा। अगर मुझे इस पॉइंट पे भेजनी थी, मुझे बराबर इस पॉइंट पे ही जा रही है। जब ये रेड कलर से एरो है, मुझे इस पॉइंट पे भेजनी थी एनर्जी, मुझे यहाँ और यहाँ, मुझे सिर्फ इस पॉइंट पे चाहिए थी, वो इतनी एनर्जी मेरी ज़ाया हो गई, इतनी एनर्जी मेरी ज़ाया हो गई, क्योंकि चाहिए थी मुझे बस यहाँ पे। तो इसीलिए मुझे थीटा छोटा चाहिए, तो माइक्रोवेव में लैम्डा छोटा हो गया, थीटा तो हमें छोटा मिल गया। ठीक है, अब हम देखते हैं डायरेक्टिविटी। जो ये डायरेक्टिविटी होती है, ये होती है बराबर 4 पाई डिवाइडेड बाई θ1r इंटू θ2r। ठीक है, जो माइक्रोवेव्स होते हैं, जो ये θ1r और θ2r होता है, ये हाफ पावर बीम विड्थ होती है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स के अंदर। जब हम माइक्रोवेव्स यूज़ करते हैं, वहाँ पे देखा गया जो ये θ1r और θ2r है, ये रिड्यूस हुआ बाय यूजिंग माइक्रोवेव्स। इफ़ दिस डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड, तो डायरेक्टिविटी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। अगर डायरेक्टिविटी इम्प्रूव हो गई तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, सो दिस थीटा विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज। तो हमने देखा दो, इसका भी इफेक्ट और इसका भी इफेक्ट। अब हम देखते हैं, और एंटीना के अंदर हमारे पास होता है गेन। जो गेन होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइडेड बाई लैम्डा के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे जो लैम्डा है वो घट रहा है, तो ऑब्वियसली गेन बढ़ेगा। तो एडवांटेजेस क्या आ गए माइक्रोवेव्स के, सबसे पहले हमारा लैम्डा कम हुआ, बीम विड्थ कम हो गई, बीम विड्थ कम हो गई तो एनर्जी लॉस कम हो गया, एनर्जी लॉस कम हो गया तो हमें डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो रहा है, डायरेक्टिविटी भी कम हो गई और एंटीना का गेन, डायरेक्टिविटी बढ़ गई और एंटीना का गेन भी बढ़ गया बाय यूजिंग माइक्रोवेव एंटीना। अब हमने देखा, जो अगर थीटा छोटा होगा तो सेपरेशन इसकी बहुत कम होगी। अगर पहले सेपरेशन इतनी थी, अब हो जाएगी इतनी ही। ठीक, फिर और काम करेंगे, हो जाएगी इतनी ही, तो ये पॉइंट टू पॉइंट हो गई। तो इसको हम बोलते हैं कि हमारी जो अब कम्युनिकेशन है वह हमारी लाइन ऑफ साइट रेंज में आएगी। अगर हमारे पास यहाँ पे एक एंटीना लगा है और यहाँ पे दूसरा एंटीना लगा है, ये भेज रहा है, ये डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे, वरना पहले ये ऐसे करता था, तो यहाँ पे चांसेस होते थे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी लॉस होती थी। मगर अब यहाँ पे वो नहीं होगा, क्योंकि हमने माइक्रोवेव से कम्युनिकेशन को पॉइंट टू पॉइंट किया। तो यही इसका तीसरा एडवांटेज है कि इसमें हमें रिलायबल कम्युनिकेशन देखने को मिलती है। चौथा है लो पावर रिक्वायरमेंट। जो ये माइक्रोवेव एंटीनाज होते हैं ना, अगर हमें इनको सेटअप करना है तो हमें लो पावर लगता है एज कम्पेयर टू बाकी एंटीनाज। ट्रांसपेरेंसी ऑफ आयोनोस्फेयर, अगर ये हमारा आयोनोस्फेयर है, सिंस द वेव लेंथ ऑफ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी इज लेस, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पे वेव लेंथ बहुत कम होती है। जो ये माइक्रोवेव्स है, ये रिफ्लेक्ट नहीं होती है आयोनोस्फेयर से, ये पेनिट्रेट करती है।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रेडियो वेव है, लेट अस से, जो ये रेडियो वेव है ये वापस रिफ्लेक्ट करती है। अगर अब हम यहाँ पे माइक्रोवेव लेंगे, वो इस आयोनोस्फेयर को पेनिट्रेट करती है, वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती है। और माइक्रोवेव्स को हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नोट्स में देखते हैं हमने सारी चीज़ें पढ़ी कि नहीं। माइक्रोवेव होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यही माइक्रोमीज छोटा तो छोटी वेवलेंथ, ये भी देखा, ये भी देखा। लार्ज अवेलेबिलिटी ऑफ बैंडविड्थ, तो यहाँ पे आप लोगों को नोट्स से आप हर एक चीज़ आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक। इम्प्रूव्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़ भी हमने देखी, माइक्रोवेव एंटीना डायरेक्शनल होते हैं, बीम विड्थ होती है, ये भी हमने देखा। फिर हमने देखा डायरेक्टिविटी जो होती है, डायरेक्टिविटी से क्या होता है, गेन क्या होता है। रिलायबल कम्युनिकेशन भी हमने देखा कि वहाँ पे इंटरफेरेंसी नहीं होती है। लो पावर होता है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ आयोनोस्फेयर होती है, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब एप्लीकेशंस क्या है इन माइक्रोवेव्स के। अब ये तो हमने एडवांटेजेस देखे, अब ये माइक्रोवेव्स होते यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं। हमने अभी देखा कि इसकी बैंडविड्थ तो बहुत ज़्यादा है, तो हम ये टीवी में भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेस कम्युनिकेशन में, एसेट्रा वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक। दूसरा डिफेंस में, ये रेडार सिस्टम्स में यूज़ होता है। तो अभी हमने देखा कि ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट यहाँ पे है, अगर हम माइक्रोवेव यूज़ नहीं करते, वो तो हमें बोलता, उसकी बीम विड्थ होती इतनी खुली, वो बोलता इस रेंज में कहीं एयरक्राफ्ट है। अब हम माइक्रोवेव यूज़ करें, वो सीधे पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा है, यहाँ पे है तो यहाँ पे होगा। तो इसीलिए ये रेडार सिस्टम्स में यूज़ होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट्स। हीटिंग एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। माइक्रोवेव ओवन्स जो हम सबके घरों में होते हैं, जैसे नाम ही है उसका माइक्रोवेव ओवन, उसके अंदर हम माइक्रोवेव्स को यूज़ करते हैं। ये फॉरेस्ट इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। माइक्रोवेव्स आर यूज इन फॉरेस्ट इंडस्ट्री फॉर किलिंग इंसेक्ट्स एंड फंगाई विद इन लॉग्स ऑफ वुड। अगर वुड के अंदर एल्गे, इंसेक्ट्स या कीड़े को जमा हो जाते हैं, फंगाई जमा हो जाते हैं, हम इसको माइक्रोवेव अगर डालते हैं, वो इंसेक्ट्स जो फंगाई जो है वो ख़त्म हो जाता है यूजिंग माइक्रोवेव्स। इसको हम डायाथर्मी में भी यूज़ करते हैं। मतलब अगर हमारी ह्यूमन बॉडी में कहीं इन्फेक्शन है या कहीं टिश्यू डैमेज हुआ है, किसी टिश्यू में प्रॉब्लम है, अगर हम उस पार्ट को माइक्रोवेव से पास करवाएंगे तो वो इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। ठीक है। इसको हम मेडिकल सेक्टर्स में भी यूज़ करते हैं। दे आर यूज टू डिटेक्ट द हार्ट बीट। इससे हम हार्ट बीट डिटेक्ट कर सकते हैं। लंग के अंदर कितना वाटर कंटेंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये यूज़ होते हैं मेडिकल स्कैन्स में, जैसे MRI हम करते हैं, वहाँ पे भी हमारे माइक्रोवेव्स ही यूज़ होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे माइक्रोवेव्स के एडवांटेजेस कितने हैं, इसकी एप्लीकेशंस कितनी है, और ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक। अब हमारे पास आता है वेव गाइड्स। अब जो ये माइक्रोवेव्स है, अगर हमें इनको कैरी करना है एक जगह से दूसरी जगह, हम कैसे करेंगे, वही हम करते हैं वेव गाइड से। ठीक है। वेव गाइड्स क्या होते हैं। वेव गाइड्स आर अ सेट ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स यूज फॉर कैरिंग एन EM वेव। इससे हम एक EM वेव को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाते हैं। ठीक। जो वेव गाइड टर्म है, इट इज़ रिजर्व फॉर हॉलो मेटालिक ट्यूब। एक हॉलो मेटालिक ट्यूब अगर हमें मिलेगा, उसको हम वेव गाइड बोलेंगे। तो हॉलो मेटालिक ट्यूब तो कोई भी शेप का हो सकता है, तो कोई भी शेप हमारी वेव गाइड की तरह काम कर सकती है। मगर हम सिर्फ दो शेप्स को पढ़ेंगे, एक रेक्टेंगुलर शेप को और एक सर्कुलर शेप को। क्यों? क्योंकि इनकी ज्योमेट्री, इनके डायमेंशंस, इनकी कैलकुलेशंस वो हमारे लिए इजी होती है। इसीलिए हम सिर्फ ये दो पढ़ते हैं, और यही दो हमें इन डेप्थ पढ़ने हैं। हमारा ऑलमोस्ट 40 to 50% सिलेबस यही चीज़ है। ठीक है। अब वेव गाइड्स के एडवांटेजेस, वेव गाइड्स हम क्यों यूज़ करते हैं, इनमें जो सिग्नल लॉस है वो कम होता है, इनमें ये इम्यून है, इनमें इंटरफेरेंस नहीं होती है, इनकी भी बैंडविड्थ हाई होती है, ये ड्यूरेबल होते हैं, अगर टफ कंडीशंस में इनको रखेंगे वहाँ ड्यूरेबल होते हैं, ये डिफरेंट मोड्स को सपोर्ट करते हैं जो हम अभी देखेंगे, और इनका कंस्ट्रक्शन सिंपल है। ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इनकी। लिमिटेड फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, द प्रोपगेशन ऑफ वेव थ्रू अ वेव गाइड इज पॉसिबल ओनली अबाउट, सो जो वेव गाइड के अंदर सिर्फ वो फ्रीक्वेंसीज प्रोपगेट करेगी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को ओवरकम करेगी। अगर उससे कम कोई फ्रीक्वेंसी है, वो वेव गाइड में प्रोपगेट नहीं करेगी। बल्कि साइज इनका, अगर हमारी लो फ्रीक्वेंसीज होती है ना, वेव गाइड का साइज जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। वेव गाइड्स को बैंड, या अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये कोई स्क्वायर प्लेन है, यहाँ पे मुझे वेव गाइड को बैंड करना है, यहाँ पे मुझे बैंड करना है, यहाँ पे मुझे बैंड करना है, यहाँ पे मुझे बैंड करना है, तो इनको बैंडिंग और ट्विस्टिंग मुश्किल होती है। ये TEM मोड्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो हम आगे देखते हैं। अब आते हैं हमारे वेव गाइड के मोड्स। लेट अस से हमारी x एक्सिस है, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, एंड वी अज्यूम द वेव इज ट्रैवलिंग इन
जी डायरेक्शन। सो वेव इज ट्रैवलिंग इन जी डायरेक्शन। अब इसी पे हमारे पास डिफरेंट मोड्स हैं। सबसे पहला आता है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, इसको हम टी मोड बोलते हैं। टी मोड में जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है, यहाँ जेड में चल रही है, तो जेड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा ना वो जीरो होगा। ठीक, ये हो गया ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आता है हमारा ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, टीएम मोड। टीएम मोड जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उस डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट जीरो होगा। फिर आता है हमारा हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड हमारे दो तरीके के होते हैं, ई एच मोड या एच ई मोड। इनमें न इनमें ये भी ज़ीरो नहीं होता है और एच जी भी ज़ीरो नहीं होता है। ठीक, हेयर नीदर द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो इन दिस मोड। देखो अभी हम ई एच मोड कर रहे हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव है ना वो ज़्यादा डोमिनेंट होगी जो पहले है ई से। अगर हम एच ई मोड में करेंगे उसमें भी सेम यही होगा, मगर जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव होंगे ना वो इस बार एच से ज़्यादा डोमिनेंट होंगे एज कम्पेयर टू ई। फिर हमारा आता है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, टी ई एम वेव हो गया। अगर मेरी वेव इस डायरेक्शन में चल रही है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट और इसका मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में दोनों टाइम ज़ीरो होगा। तो इसको हम बोलते हैं, ये थे हमारे डिफरेंट मोड्स ऑफ वेव गाइड्स। ठीक है, अब इसमें हमारा जो ये वाला मोड है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम डेराइवेशन जो रेक्टेंगुलर वेव गाइड्स की करेंगे वो हम इसी पे करेंगे।